अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 55 जावास्क्रिप्ट एडवांस पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम। और आज मेरी तबीयत भी डाउन है काफी, तो देखते हैं सेशन कैसा जाता है आज का। तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट एडवांस लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम होस्टिंग को डिटेल में पढ़ेंगे कि होस्टिंग क्या होती है, और वॉर के साथ होस्टिंग का बिहेवियर कैसा होता है, लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग का बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है। होस्टिंग फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ कैसी होती है और फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ कैसी होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपका काम बड़ा आसान करेगी, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, ये आपका काम बड़ा आसान करने वाली है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी एक टॉपिक है जो कि टेम्पलेट लिटरल से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। और लास्ट पे हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है। और इन दी एंड हम मैंने जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया था उसका भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। ठीक है। ये मेरी HTML की फाइल है और ये स्क्रिप्ट मैं देख लेता हूँ कि कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। लेट मी सी, कनेक्ट हो चुकी है, अलर्ट बॉक्स आ चुका है। ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं होस्टिंग पे। होस्टिंग क्या चीज है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मुझे बताओ, होस्टिंग क्या है? व्हाट इज होस्टिंग? सर, अगर किसी चीज को पहले कंसोल करेंगे और बाद में इनिशियलाइज करेंगे तो वो उसके रेफरेंस को ऊपर ले जाती है स्क्रिप्ट आप खुद से। सही साद आप। होस्टिंग का आइडिया नहीं है आपको? चले, होस्टिंग क्या है? होस्टिंग ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर ये ऐसे है कि कोई भी वेरिएबल आप उसको इनिशियलाइजेशन से पहले, डिक्लेरेशन से पहले आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको कोड से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर किया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर जीत नाम का वेरिएबल अभी तक बनाया नहीं मैंने। अगर अभी इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो ये मुझे लाजमी बात है देगा रेफरेंस एरर कि जीत इज नॉट डिफाइंड, कि इस नाम का जो वेरिएबल है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, उस नाम के वेरिएबल को यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है। तो अब ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है। ठीक है, आप देख रहे हो अब ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड कोई एरर नहीं होता। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल तो बना दिया है पर उसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है। तो ये हो कैसे रहा है कि मैंने वेरिएबल को यहां पर इनिशियलाइज किया हुआ है और मैं इसको यहां पर उससे पहले एक्सेस कर पा रहा हूं। सो दिस इज होस्टिंग। क्या आप वेरिएबल को बाद में इनिशियलाइज कर रहे हो, उसको एक्सेस पहले कर रहे हो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड होस्टिंग। तो ये होता कैसे है? तो होता ये ऐसे कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वेरिएबल की डिक्लेरेशंस को वो ऊपर लेके चली जाती है टॉप पे, सिर्फ डिक्लेरेशन को, उसकी डेफिनेशन को नहीं। वो क्या करेगी, इस वॉर जीत को ऊपर लेके चली जाएगी लाइक दिस, वॉर जीत, सिंपल बस। ठीक है। ये वैल्यूज के साथ नहीं जाएगी, ये आपको बात याद रखनी है। वैल्यू नहीं जाती, सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन ऊपर जाएगी। और आपको पता है जब हम उसको वैल्यू नहीं असाइन करते तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन उसको अनडिफाइंड असाइन कर देती है। इसीलिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड दिख रहा है, देख रहे हो आप, ये अनडिफाइंड इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वो सिर्फ डिक्लेरेशन को ऊपर लेके जाती है। ये बिहाइंड द सीन ऐसे होता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, बाद में उसमें अनडिफाइंड को डाल देती है खुद से। इसलिए आपको यहाँ पर उसका आउटपुट अनडिफाइंड दिख रहा है। ठीक है। तो ये है होस्टिंग। होस्टिंग समझ में आई बात? मुझे बताओ कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके जाती है, सिर्फ डिक्लेरेशन को, उसकी डेफिनेशन को नहीं, इसकी वैल्यू को ऊपर नहीं लेके जाएगी। बात समझ में आई? मुझे बताओ। जी सर। सर, अब थोड़ा डिफाइन करो साथ होस्टिंग को।
सर इसमें ये होता है कि जो डिक्लेरेशन होती है, जैसे आपने सर यहाँ पे लिखा है console.log, उसको आपने जीत दे दिया है किस्म का, वो डिक्लेरेशन जो आपने दी हुई है उसको वो ऊपर ले जाएगी खाली। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है मुझे? सर अनडिफाइंड वो खुद ही उसके अंदर डेटा डाल देती है उसकी। वो अनडिफाइंड क्यों डालती है? इसकी क्या वजह है? तो उसमें वो डिफॉल्ट इसी तरह होता है, डिफॉल्ट होगी इसकी सेटिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं देते तो जावास्क्रिप्ट खुद से अनडिफाइंड डाल देती है। ओके, हो गया। तो ये थी वेरिएबल जो आप वॉर से डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ ऐसा बिहेवियर होता है। अगर आप लेट और कॉन्स्ट से करोगे ना तो आपको ये कुछ और मंजर दिखाएगा। आप लेट और कॉन्स्ट से करने की कोशिश करते हैं सेम चीज को। मैंने क्या किया, लेट जीत के नाम से वेरिएबल बना दिया और वैल्यू जीत असाइन कर दी, और उसको मैं एक्सेस पहले कर रहा हूं। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए हनीफ? 7? सर मेरे ख्याल से अनडिफाइंड ही आएगा। चले देख लेते हैं। ये तो एरर दे रहा है मुझे। कांट एक्सेस जीत बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये एरर दे रहा है मुझे। तो लेट और कॉन्स्ट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ये भी होस्ट होते हैं, ये भी वेरिएबल ऊपर जाके होस्ट होता है। ये बात आप याद रखें, ये भी होस्ट होगा, पर इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये चले जाते हैं। मेमोरी की एक लोकेशन होती है हमारे पास जिसको कहते हैं टेम्परल डेड जोन। जावास्क्रिप्ट जब हम बिहाइंड द सीन में आपको समझाऊंगा ना, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो आगे जाके पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है। जावास्क्रिप्ट पहले एक स्टैक बनाती है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टैक कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें सारे वेरिएबल्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रख देती है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, सबकी डिक्लेरेशन को उठा के मेमोरी उनमें असाइन कर देती है, ठीक है। तो कुछ जो है वो अच्छे मेमोरी जोन में जाते हैं और कुछ जाते हैं डेड जोन में, टेम्परल डेड जोन में। तो ये जो लेट और कौन से वेरिएबल बनते हैं ना, वो जाते हैं टेम्परल डेड जोन में। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। ये मुझे एरर दे रहा है, देखो। कांट एक्सेस जीत बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब ये होस्ट तो हो चुका है, मतलब ये वेरिएबल इसको जावास्क्रिप्ट ऊपर तो लेके आ गया है, पर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी तक इसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो ये काम करेगा इसके बाद, मतलब ये काम यहां पर नहीं करेगा, ये काम करेगा यहां पर। अब ये कोई भी एरर मुझे नहीं देगा। ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने ऊपर भी लेजिट लिखा हुआ है। ये देखो, अब मुझे ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते लेट के उसके साथ, डिक्लेरेशन के साथ। ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। कि आप उसको पहले इनिशियलाइज करो। तो वॉर में एक ये भी कमी थी। वॉर कीवर्ड क्या था कि भाई वो होस्टिंग के साथ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता था कि आपने वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर किया है, उसको आप एक्सेस पहले कर रहे हो, और वो आपको एक्सेस भी करने दे रहा है। चाहे वो अनडिफाइंड वैल्यू आपको दे रहा हो, पर वो आपको एक्सेस करने दे रहा है। तो लेट और कॉन्स्ट उस चीज से आपको रोकते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, उसके बाद आप इसको यूज करो, ठीक है। मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आई? ये लेट और कॉन्स्ट दोनों के साथ होता है। जी, जी सर। ठीक है। अब जी आते हैं सर। फंक्शन की तरफ। फंक्शन होस्ट होते कि नहीं होते? ये तो हमने देखी वेरिएबल्स। अब फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस जो है होस्ट होते कि नहीं होते? तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, console.log जीत। अब इसको भी मैं इससे पहले, इसकी डेफिनेशन से पहले, इसको डिक्लेरेशन से पहले मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। ये देखो, आउटपुट दे दिया इसने। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, ये पूरी की पूरी डिक्लेरेशन को यहां से उठा के सबसे टॉप पे लेके चली जाएगी। ये ऐसे बिहाइंड द सीन होगा, पूरा का पूरा फंक्शन टॉप पे चले जाएगा। आपको दिख तो यहां पर रहा होगा, पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, इसको यहां से उठाएगी, होस्ट करके टॉप पे लेके जाएगी उसको। इसलिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। मुझे बताओ, ये बात समझ में आई? जी जी हेलो। सर।
अब आते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ। ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन वाला मेथड था ना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन मेथड कि हम डायरेक्टली फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज हमारे पास होती है जिसको कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। आप दोनों में से आप दोनों ही बताएंगे फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है। ये मैं काफी टाइम बता भी चुका हूँ। व्हाट इज फंक्शन एक्सप्रेशन? सर फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। जी साद भाई, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज है? जी सर, फंक्शन को वेरिएबल में डिफाइन करेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन उसी के कहते हैं। कैसे करेंगे मुझे थोड़ा बताएं, कैसे बनाते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन? सर एक वेरिएबल बनाए, ठीक है, जीत के नाम से वेरिएबल बना दिया। अब क्या करना है? अब फंक्शन कीवर्ड लिखे और फंक्शन का नाम ना लिखे बस। ठीक है, जबरदस्त। दिस इज कॉल्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि मैं एक फंक्शन असाइन कर रहा हूं एक वेरिएबल को, ठीक है। तो ये कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसको मैं यहाँ पर कंसोल करा देता हूँ। अब इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ एक्सेस, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ये मुझे जीत आंसर देगा या ये कुछ एरर देगा मुझे? सर ये बस अनडिफाइंड देगा। देख लेते हैं। ये एरर दे रहा है मुझे, ये कह रहा है जीत इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों कह रहा है ये? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं बता चुका हूँ, दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों कह रहा है कि ये फंक्शन जीत इज नॉट अ फंक्शन। आप देख रहे हो जीत तो एक फंक्शन है, ये देखो मैंने इसको फंक्शन असाइन किया हुआ है। तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है जीत इज नॉट अ फंक्शन? मैं बता चुका हूँ क्योंकि सर शुरू में ही। हाँ हाँ, बोलो बोलो। रेफरेंस ऊपर गया है, फंक्शन नहीं गया। वो एज अ जबरदस्त, जब उसकी वैल्यू नहीं गई। ये फंक्शन क्या है? वैल्यू तो है। ये फंक्शन क्या है? ये इस वेरिएबल की वैल्यू तो है। मैंने क्या बोला था? सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन ऊपर जाएगी। तो ये क्या हुआ कि वॉर जीत ऐसे गया, वॉर जीत, ये ऐसे ऊपर चला गया। और आपको पता है उसमें डालेगा वो अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन। तो अनडिफाइंड कोई फंक्शन थोड़ी है, इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि भाई जीत इज नॉट अ फंक्शन। देख रहे हो, ये वजह है। मुझे बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग कैसे काम करती है? जी सर। अब आते हैं दूसरी चीज कि फंक्शन एक्सप्रेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ओ सॉरी, होस्टिंग को, फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं, होस्टिंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। होस्टिंग जो है ना, वो अपने स्कोप के हिसाब से चलती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया जीत के नाम से, इसमें एक वेरिएबल बना दिया हरमीत, ठीक है। इसको वैल्यू दे दी हरमीत, और इसको मैं यहां पर एक्सेस कर रहा हूँ console.log, और यहाँ पर हरमीत को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही वेरिएबल मैं बाहर करने की कोशिश करूंगा, और हरमीत इज इक्वल टू हमनीत, ठीक है। अब आप लोग बताओ मुझे, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ये ग्लोबल पड़ा हुआ है, ये लोकल है। आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? आपको पता है ये फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू है। तो अगर मैंने जीत को यहां पर लिखा है तो आपके हिसाब से हमनीत आंसर आना चाहिए या हरमीत आना चाहिए? जी, सर क्या ये एरर हमने, देगा। हरमीत ठीक सर, है, हरमीत। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो हरमीत। हनीफ, जी जी सर। हरमीत क्यों देगा? हरमीत, हरमीत तो मैंने इसे बाद में किया हो ना, पहले मैं इसको हरमीत जो वेरिएबल है इसको एक्सेस कर रहा हूं, और ये आपको पता है ये ग्लोबली भी बना हुआ है, तो ये फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। तो खमनीत नहीं आएगा आपके हिसाब से? सर मुझे लग रहा है कि हरमीत ही आएगा क्योंकि वो ओवरराइट हो जाएगा। पर ये तो बाद में लिखा हुआ है ना,
ये लाइन तो पहले पढ़ेगा वो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर, ये पहले पढ़ेगा, ये बाद में पढ़ेगा, ये लाइन बाद में पढ़ी जाएगी, तब तक ये अपना काम कर चुका होगा। सर शायद दोनों ही आएंगे। दोनों कैसे आएंगे? एक ही आएगा आउटपुट, या तो खमनीत आएगा या तो हरमीत आएगा, कोई एक चूज करो। सर हरमीत आएगा क्योंकि फंक्शन के अंदर वाला जो हरमीत है उसमें हरमीत ही है वैल्यू। पर आप देखें ना, मैं उसको कंसोल पहले कर रहा हूं, तो ये इस वैल्यू को नहीं उठा सकता, इस हरमीत को नहीं उठा सकता। चलो देख लेते हैं भाई, आंसर आएगा हरमीत, आप सही कह रहे हो। ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? ओ सॉरी, अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है, अब मैं समझाता हूँ। ना हरमीत आया ना खमनीत आया, ये अनडिफाइंड आया। अब क्यों आया अनडिफाइंड मैं बताता हूँ। खमनीत भी नहीं आया, देखो खमनीत भी नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो वेरिएबल जो होस्ट होते हैं ना, वो अपने स्कोप के अंदर होते हैं। वो कहां पर होते हैं? अपने स्कोप के अंदर होते हैं। तो इस वेरिएबल का स्कोप क्या है? ये फंक्शन है। तो ये वेरिएबल होस्ट होगा यहां पर, ये वेरिएबल यहां पर होस्ट होगा, ये यहां पर होस्ट होगा, इसलिए आपको यहां पर अनडिफाइंड दिख रहा है। तो ये इस वेरिएबल को एक्सेस ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा? अपने फंक्शन वाले वेरिएबल को वैल्यू देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? मुझे बताओ, ये वेरिएबल जो है होस्ट होके इस फंक्शन से बाहर होस्ट नहीं होगा, ये होस्ट होगा तो अपने फंक्शन के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर एक ही होस्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, अपने स्कोप के अंदर रह के ये होस्ट होते हैं। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं होस्टिंग की, होस्टिंग is a JavaScript mechanism where variables and function declarations are moved to the top of their containing scope। देखो, टॉप ऑफ देयर कंटेनिंग स्कोप, मतलब अपने स्कोप के टॉप पे जाके वो होस्ट हो जाते हैं। कि वेरिएबल को मैंने यहां पर डिक्लेयर किया है, तो ये यहां पर जाके होस्ट होगा, ना कि इस फंक्शन से बाहर चले जाएगा और यहां पर टॉप पे जाके होस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अपने स्कोप के अंदर है कि वो होस्ट होते हैं। मुझे बताओ, ये टॉपिक आपको समझ में आया कि ये होस्टिंग होती कैसे है? जी सर। अपने स्कोप के अंदर रहते ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर होस्टिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टेम्पलेट लिटरल पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बहुत ज्यादा यूज करोगे आज के बाद। अभी तक हम स्ट्रिंग्स को कैसे बनाते थे? जो है अपना हनीफ और साद भाई, स्ट्रिंग्स अब तक हम कैसे बना रहे थे? सर वेरिएबल में स्टोर करवाते थे। कैसे, मतलब कैसे बनाते? डबल कोट, सिंगल कोट, ऐसे बनाते थे ना? सर डबल कोट और सिंगल कोट। सर आप डबल कोट से भी बना सकते हो, हेलो माय नेम इज जीत। आप सिंगल कोट से भी बना सकते हो। ठीक है, मैं इसको सिंगल कोट बना देता हूं। ठीक हो गया। अगर आपको डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज करना होता तो आप क्या करते थे? किस चीज का यूज करते थे? डबल कोट के अंदर डबल कोट का यूज करना होता तो आप किस चीज का यूज करते थे? बैकस्लैश का सर। बैक स्लैश। ठीक है, तो अगर मुझे डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज करना है तो बैक स्लैश यूज करूंगा। और ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? इस चीज को हम क्या कहते हैं? एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर, ये देखो, अब ये माय क्या होगा? अगर इसके बगैर करूंगा तो ये जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई ये खत्म कहाँ हो रहा है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है। यहाँ तो आप इसको सिंगल कोट में रखो, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज करो। ठीक है, तो ये बड़े मसले मसाले होते थे। और दूसरा कि अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो मैं कैसे जोड़ता था? तो मैं क्या करता था, जीत प्लस कुमार ऐसे करता था, तो ये मेरी स्ट्रिंग जाके जुड़ जाती थी। ठीक है, तो अभी तक हम काम ऐसे कर रहे थे। अगर मुझे कोई वेरिएबल को इंसर्ट करना होता था, मैंने कोई वेरिएबल बना दिया, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर ये मैं बना लेता हूं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि इस वेरिएबल को मैं यहां पर यूज करूं।
तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कोट लगाऊंगा और ये प्लस का ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा G2 को, और यहाँ पर भी मुझे प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये बड़े पंगे थे इसमें, ठीक है, क्या प्लस लगाओ, फिर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज करो, यहाँ पर डबल कोट के अंदर डबल कोट यूज करनी तो आप उसके अंदर जो है वो अपना एस्केप सीक्वेंस का यूज करो। तो ये बड़े पंगे थे, ये क्या थे, बड़े पंगे थे इसके अंदर। उसी चीज को आसान करने के लिए हमारे पास आई टेम्पलेट लिटरल, उसी चीज को आसान करने के लिए हमारे पास आई टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। अब इसी काम को मैं, अब टेम्पलेट लिटरल बनता कैसे है, वो भी स्ट्रिंग बनाने का तरीका ही है, ठीक है। मैंने क्या किया, वो जीत, ठीक है, और ये बनेगा कैसे, यहां पर आपको मिलती है बैकटिक। आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, उसमें ESC एस्केप, उसके नीचे एक बटन आता है जिसको कहते हैं बैकटिक। ये आपको ऐसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड बैकटिक, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं बैकटिक ऑन कीबोर्ड, बैकटिक ऑन कीबोर्ड, सॉरी यार मेरी तबीयत खराब है आज। ये देख रहे हो, ये कीबोर्ड है आपका, और ये ESC, और ये नीचे ये रहा, ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड बैकटिक, ये दिख रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये बैकटिक से बनता है, ना सिंगल कोट ना डबल कोट, मतलब सिंगल डबल कोट से आपकी जान छूट गई। यहाँ पर यूज हो रहा है बैकटिक, ये सिंगल कोट नहीं है, सिंगल कोट ऐसे दिखते हैं, सिंगल कोट ऐसे दिखते हैं, ये बैकटिक है, ठीक है। ये थोड़े टेढ़े दिखते हैं, इटैलिक्स टाइप के। और यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो और उसके अंदर आपको सिंगल कोट यूज करना है, उसके अंदर आप डबल कोट यूज कर लो, उसके अंदर आप सिंगल कोट यूज कर लो। देखो मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। अगर इसको मैं कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग जी, तो आप देखोगे कि मेरा काम कितना आसान हो गया है। देखो डबल कोट भी आ गई, सिंगल कोट भी आ गई, एक ही स्ट्रिंग के अंदर सारी चीजें आ गई। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है यहाँ तक? दिस इज जी कॉल्ड सर। टेम्पलेट, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को बनाने के काफी मेथड्स हैं, सिंगल कोट से भी बनती है, डबल कोट से भी बनती है, पर वो पुराने तरीके हो चुके हैं। अब नया तरीका, जदीद तरीका ये है जो कि ES6 में है, जिसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल या टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिसमें बैकटिक का यूज होता है। ये बैकटिक है आपकी, उसके अंदर आपको जो स्ट्रिंग लिखनी लिखो। इसके बड़े फायदे हैं, एक तो ये फायदा है कि इसके अंदर डबल कोट सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हो। अब दूसरा फायदा देखते हैं, अब आते हैं दूसरे फायदे की तरफ। और STR, दूसरा फायदा ये है कि आप इसको, इसमें लाइनों को, अभी अगर मुझे लाइनों को तोड़ना होता था, नेक्स्ट लाइन को शो करने के लिए मैं क्या करता था अनीफ, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन को शो करना है, हेलो माय नेम इज, मैं चाह रहा हूं जीत नेक्स्ट लाइन में आए, तो कैसे होगा? सर BR। PR तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा PR यहाँ पर। स्लैश एन भूल गए, बैक स्लैश एन, तो ये क्या करेगा, उस लाइन को तोड़ देगा। ये चली नहीं, अच्छा मैंने कंसोल नहीं किया, सॉरी। STR, ठीक है, इसने क्या किया, हेलो माय नेम इज जीत कुमार, बैक स्लैश लगाना पड़ा मुझे, मुझे क्या करना पड़ा, बैक स्लैश एन का सहारा लेना पड़ा। पर उसमें जो है ना, जो है आपका, उसमें टेम्पलेट लिटरल में बड़ा इजी है, उसमें हम लाइन को ही तोड़ दो बस, खुद ब खुद वो काम हो जाएगा आपका। मैं यहाँ बैक स्लैश बैकटिक लगा देता हूँ, और इसको यहां से हटा के मैं इस लाइन को ही तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो STR2 करना पड़ेगा, ये देखो सेम आउटपुट है, ये देखो। अब यहाँ पर आप जितने भी स्पेस देखो, सारे स्पेस को वो काउंट करेगा। ये क्या करेगा, सारे स्पेस को काउंट कर रहा है, ये देखो, ये देखो जितने भी स्पेस है उसको काउंट करता है ये HTML में एक टैग है हमारा, उसकी जैसा है ये। आप बता सकते हो वो कौन सा टैग है? HTML में एक हमारा एक ऐसा टैग है जो कि स्पेसिस को काउंट करता है, वो कौन सा टैग है? देखते हैं आपकी याददाश्त कैसी है।
जी बताओ मुझे। हेलो। सर स्पेन। नहीं, स्पेन तो नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पी से नाम आता है उसका। पी से नाम आता है। सर पैराग्राफ। नहीं, पैराग्राफ में अगर करूंगा तो वो एक ही स्पेस को काउंट करेगा। स्पेस काउंट ही नहीं करेगा वो, देखना। एक ही लाइन में लेके आ जाइए, देखो एक ही लाइन में लेके आ गया। इसके लिए हमारे पास आता है प्री टैग। अब इसी चीज को मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। प्री, अब याद आया प्री? पढ़ा था। इसको बस प्री कर दो। प्री, ये देखो, ये देखो, तोड़ दी लाइन इसने। देख रहे हो? तो आप बैक टिक के साथ ये कर सकते हो, इसको लाइन को तोड़ सकते हो, स्पेसेस दे सकते हो। यहाँ पर अगर आपको स्पेस देना हो तो आपको बड़े वो करने पड़ते थे, पापड़ बेलने पड़ते थे। यहाँ पर तो बड़े सिंपल कर दिया है। एक एक फायदा ये है। अब तीसरा फायदा, वो सबसे बड़ा फायदा है। वो क्या है? सबसे बड़ा फायदा वही है जो तीसरा फायदा अभी बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ, यहां तक जो पढ़ा है मैंने अभी तक, इसके दो फायदे जो बता दिए टेम्पलेट लिटरल के, वो समझ में आया आपको? जी सर। साथ आपको समझ में आया? जी सर। अब आते हैं इसके मेन फायदे की तरफ, जिसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, मैंने क्या किया? str नेम जीत कुमार, ठीक है। मैसेज, मैसेज नाम का वेरिएबल बना दिया। मैं इसको लेट से बनाता हूँ, मेरी आदत हो गई, खराब हो गई, मैं वॉर से ही बना रहा हूँ, तो अब मैं लेट का यूज करूंगा। मैसेज, हेलो मिस्टर। अगर मुझे इस जीत कुमार को यहां पर ऐड करना तो मैं कैसे करता था? प्लस लगाया और नेम लिख दिया, ठीक है, ऐसे करता था बिल्कुल मैं। और अगर इसको कंसोल करूं मैं और मैसेज को मैं शो कराऊं, तो ये आपको दिख रहा है हेलो मिस्टर जीत कुमार, और यहाँ पर मुझे स्पेस भी देना पड़ता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं देखो टेम्पलेट लिटरल के थ्रू कितना आसान कर देता हूं। इसी सेम चीज को मैं टेम्पलेट लिटरल के थ्रू बनाता हूं, ठीक है। लेट, सेम नाम रखूंगा, लेट नेम इज इक्वल टू जीत कुमार। अब आ रहा है हमारा टॉपिक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। मैं लिख भी देता हूं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, आप बैकटिक लगाओ, ठीक है। हेलो मिस्टर, उसके बाद आपको क्या करना है? डॉलर का साइन लगाना है और ये ब्रैकेट्स खोल देनी है। इतना सा काम करना है आपको। और इसके अंदर आपको वो एक्सप्रेशन लिखनी है। यहां पर आती है एक्सप्रेशन। यहां पर क्या आएगी? एक्सप्रेशन आएगी, कोई भी। अब आपको पता है वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन काउंट होता है। जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो तो वो किस में रिजॉल्व होता है? उसकी वैल्यू में रिजॉल्व होता है। ऐसा ही है हनीफ, अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूं तो वो अपनी वैल्यू में रिजॉल्व होता है। जैसे कि एक्सप्रेशन को तो याद है ना आपको? एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताओ मुझे, साद और हनीफ दोनों। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताओ, तभी आपको ये समझ में आएगा। सर जो रिजॉल्व होके कोई रिजल्ट एक प्रोवाइड करे। मिसाल, कोई एग्जांपल दो। सर जैसे 2+2 = 4 इज एक्स। जबरदस्त। साद भाई आप बताओ एक्सप्रेशन क्या चीज है? साद भाई पता नहीं क्यों खामोश है। अच्छा हनीफ, मुझे इस बात का जवाब देना, 1 मिनट। मैंने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसमें क्या कर दिया मैंने? एश माय पैरा।
अब आप बताओ ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है? इज दिस अ एक्सप्रेशन और नॉट? क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं है? हाँ भाई, जी सर, एक्सप्रेशन है। इसका आउटपुट क्या होगा? इस एक्सप्रेशन के क्या आउटपुट होगा? सर इसका आउटपुट वही होगा जो आपने पैराग्राफ में लिखा है। ये एलिमेंट उसका आउटपुट होगा। ये क्या होगी? एक्सप्रेशन बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट उसको उस पैराग्राफ एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगी, जिसको हम फिर उसके साथ खेल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो, डॉलर का साइन और ये ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो। मैंने लिख दिया भाई 2 + 2 + 3, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ मुझे। हेलो मिस्टर, क्या आउटपुट आएगा? हेलो मिस्टर 7। हेलो मिस्टर 7। रिफ्रेश करो। सॉरी, कंसोल नहीं करा है ना मैंने। console.log मैसेज, तो ये देखो मुझे क्या दे रहा है, हेलो मिस्टर 7। तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। आपको पता है ये वेरिएबल अपनी वैल्यू में रिजोल्व हो जाएगा। ये देखो, मिस्टर जीत कुमार, कितना आसान है। मैं आज जितने चाहे उतने स्पेसेस दे सकता हूँ। ये देखो, कोई भी मसला नहीं है। ये देखो, जितने चाहे उतने वेरिएबल को यहाँ पर इंटरपोलेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल की इंटरपोलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब आपको ये कंकेटेनेशन नहीं करनी पड़ेगा, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ मल्टीपल वेरिएबल होते, टू होटल, और मैं क्या करूंगा, डॉलर और उस होटल का नाम, हेलो मिस्टर जीत टू होटल सरीना। तो ये देखो, ये आउटपुट आएगा, हेलो मिस्टर जीत टू होटल सरीना। देखो कितना काम मेरा आसान हो गया है। आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स यहाँ पर दे सकते हो, उसको इंटरपोलेट कर सकते हो। बस शर्त ये कि आपको ये सेंटेंस यूज करना पड़ेगा, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखनी है वैलिड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इवन आप यहाँ पर जो है, आप ये भी कर सकते हो। आप यहाँ पर उसका भी यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, भूल गया। कंडीशनल ऑपरेटर क्या था हमारा, टर्नरी ऑपरेटर। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर। ट्रू, अगर ये ट्रू है तो क्या करो जीत कुमार, नहीं तो कपिल। कुछ गड़बड़ हो गई है शायद मुझसे। एक मिनट, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? स्पेसिस की वजह से तो ये मसला नहीं कर रहा। ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, इसको तो चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रही? टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है मैंने, यहाँ ट्रू लिखा है कि ट्रू हो तो क्या हो, जीत कुमार आ जाए वरना कपिल आ जाए। तो वाई, इसका पता क्या चीज? ट्रू क्या हो मतलब? ट्रू तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दिया है, मैंने कोई कंडीशन लगाई नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको ट्रू कह रहा हूँ। क्योंकि कंडीशन भी तो क्या है, एक्सप्रेशन है ना। 7 > 5, तो ये कन्वर्ट किस में होगी भाई, ट्रू या फॉल्स में? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली ट्रू लिख दिया, तो वो तो मसला ही नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं भाई 7 > 5, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये बिहाइंड द सीन कन्वर्ट हो जाएगी ट्रू या फॉल्स में, तो डायरेक्टली मैंने ट्रू लिख दिया है। तो आप बात समझ जाओ कि आप जो है ना कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अभी पता नहीं क्या मसला है, या तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। मुझे बताओ, ये समझ में सर आया आपको? दोनों जो है वेरिएबल वो एक ही में लिख सकते हैं। तो ये जो आपने दोनों अलग अलग लिखे हैं, अगर मैं एक ही डॉलर का साइन लगा के ब्रैकेट में एक ही में दोनों लिख नहीं, लूँ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसे। देखते हैं होता है कि नहीं होता। हाँ, हो गया। हम्म,
प्लस के ऑपरेटर से हो गया ये, प्लस का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आपको फिर यहाँ पर, फिर वो स्ट्रिंग वाली कनकेटिनेशन हो जाएगी। ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है, कनकेटिनेशन ऑपरेशन भी तो एक एक्सप्रेशन ही है ना। अगर मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर तो मैं यहाँ पर वो यूज करूंगा। मिसिंग, क्या मिसिंग हो गया अभी? आ गया, ठीक है। तो मल्टीपल आप लिख सकते हो, पर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते होटल नेम फिर उसके साथ फिर जीत कुमार लिख रहे हो, ये आपको एरर थ्रो कर देगा फिर। आप ऐसा नहीं कर सकते, स्पेस देके भी नेम लिख लो तो ये आपको एरर फेंक देगा। यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए। टेम्पलेट वो अपना टर्नरी ऑपरेटर भी एक एक्सप्रेशन ही है। अब वो पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही, यहाँ तो मुझसे कोई गलती हो रही है। हाय, यहाँ तो बाय, देखते हैं। ये देखो चल गई, चल गई, चल गई, चल गई, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन चल गई हमारे पास। ट्रू है तो ये हाई दिख रहा है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, अगर मैं यहाँ इसको फॉल्स कर दूं तो ये बाय मुझे बताएगा। ये देखो होटल बाय। मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं? टर्नरी, सॉरी टर्नरी नहीं, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन समझ में आया आपको? टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछो। साद भाई, हनीफ, कोई सवाल यहाँ तक? सर इसको बस इंटरपोलेशन ये बैकटिक की वजह से कहते हैं बस। इंटरपोलेशन मतलब कि आप वेरिएबल्स को या किसी भी एक्सप्रेशन को एक स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हो, इंटरपोलेट कर रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। क्या आप किसी भी एक्सप्रेशन को उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी भी स्ट्रिंग के साथ, ये स्ट्रिंग है ना पूरी, उसके साथ आप एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, और ये पूरा एक टेम्पलेट लिटरल कहलाता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टेम्पलेट लिटरल का पार्ट ही है, ये पूरी एक टेम्पलेट लिटरल है, टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं इसको। तो ये काम हमारा बड़ा आसान कर देती है। अब आपसे आप यही तरीका यूज करोगे बैकटिक वाला, वो पुराना तरीका आप छोड़ दोगे। सर ये जो इंटरपोलेशन है वो डबल कोट्स में यूज नहीं कर सकते। क्या चीज? सर ये जो इंटरपोलेशन आपने की है ये डबल नहीं कोट्स नहीं, में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना टेम्पलेट लिटरल के साथ पॉसिबल है, बैकटिक के साथ पॉसिबल है। ये ES6 का पार्ट है। और कोई सवाल? ओके सर। क्लियर है, आगे बढ़े। जी सर। अब आते हैं हमारी लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ इतना खास तो है नहीं। डिफॉल्ट पैरामीटर ये भी ES6 का पार्ट है हमारी। ES6 में देखो कितने सारे फीचर्स आए थे। ये फंक्शन के साथ काम करता है, फंक्शन जीत, और मैंने यहाँ पर दे दिया पैरा1, ठीक है। कंसोल कर रहा हूँ, डॉट लॉग पैरा1। अब मुझे आप लोग जवाब देना, स्पेशली सात भाई। अगर मैं फंक्शन को चलाऊं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? सात भाई आप बताएं, व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा कंसोल पे? सर जीत आएगा। जीत आएगा। हनीफ, क्या आउटपुट आएगा? सर अनडिफाइंड मेरे ख्याल से। अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा? क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ वेरिएबल तो बना दिया है, पर उसकी वैल्यू मैंने कहाँ पर दी है? मैंने तो उसको वैल्यू दी नहीं है।
इसकी वैल्यू कहाँ से आती है? पैरा 1 की, किसी भी पैरामीटर की उसकी आर्गुमेंट से आती है। तो मैंने इसके आर्गुमेंट में कोई वैल्यू ही नहीं दी तो अनडिफाइंड ही बताएगा ना, बाय डिफॉल्ट तो अनडिफाइंड वैल्यू होती है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो आप जीत कुमार आ रहा है क्योंकि आप मैंने उसको वैल्यू दे दी है। अगर आप नहीं देते हो तो वो अनडिफाइंड होता है, ये देखो। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, एक दूसरा पैरा भी लेता हूँ, पैरा 2। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें दो वैल्यूज का वो सम करता है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वैल्यू तो सप्लाई कर दी, दूसरी वैल्यू सप्लाई नहीं की। देखते आउटपुट क्या आता है। आउटपुट मेरे पास आ रहा है नेन, नोट ए नंबर। तो ये नोट ए नंबर आंसर क्यों आ रहा है मुझे बताओ? नोट ए नंबर आंसर क्यों आ रहा है? NaN आंसर मेरे पास क्यों आ रहा है? तो सर अनडिफाइंड हमेशा स्ट्रिंग ही होती है। अनडिफाइंड की डेटा टाइप अनडिफाइंड ही होती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी नंबर को अनडिफाइंड के साथ प्लस करोगे तो वो आउटपुट देगा आपको नेन। अब बात समझ में आई? आप क्या कर रहे हो, 10 तो वैल्यू चली गई पैरा 1 के अंदर, पैरा 2 की वैल्यू तो अभी भी अनडिफाइंड है ना, पैरा 2 की वैल्यू तो अभी भी अनडिफाइंड है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? console.log पैरा 1, ठीक है, और यहाँ पर पैरा 2 लिख देता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, पैरा 1 की वैल्यू है 10, पैरा 2 की वैल्यू अनडिफाइंड, इसलिए 10 प्लस अनडिफाइंड आ रहा है नेन, मतलब नोट ए नंबर, कि ये नंबर है ही नहीं भाई, आप नंबर को अनडिफाइंड से कैसे आप उसकी एडिशन करवा रहे हो, इसलिए आपको नेन दे रहा है। अगर मैं इसको दोनों वैल्यू सप्लाई कर दूं तो ये मुझे दे देगा अपना आउटपुट 30। पैरा 1 में गई 10, पैरा 2 में गई 20, उसका आउटपुट आया 30। अब समझ में आया मुझे बताओ, आगे बढ़ूं डिफॉल्ट पैरामीटर की तरफ। जी, जी सर। अब डिफॉल्ट पैरामीटर पता है क्या कहता है? डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कहता है कि भैया पैरामीटर के साथ उसकी वैल्यू दे दो। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 0 दे दिया, इसको भी 0 कर दिया। ठीक है, अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि भाई अगर यूजर ने कोई वैल्यू ना दी तो बाय डिफॉल्ट मैं ये वैल्यू उठा लूंगा। अगर यूजर ने कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी तो मैं बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू उठा लूंगा। बात समझ में आ रही है? यूजर ने अगर यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो मैं वैल्यू ले लूंगा। तो अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखो 0 0 0, 0 आ रहा है पैरा 1 से, 0 आ रहा है पैरा 2 से। मैं लिख भी देता हूं, मैं लिखूंगा इसके अंदर टेम्पलेट लिटरल के अंदर पैरा 1 वैल्यू, इसी चीज को कॉपी कर लेता हूं, प्लस पैरा 2 प्लस पैरा 2। ठीक है, तो ये देखो पैरा 1 की क्या वैल्यू थी, 0 थी, पैरा 2 की वैल्यू ये भी 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, पैरा 1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमने लिखी थी 0, पैरा 2 की बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी 0, तो 0 प्लस 0 हुआ 1, 0 सॉरी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी यूजर ने तो वो क्या करेगा कि अब इन वैल्यूज को नहीं उठाएगा, जो यूजर ने वैल्यूज दी है उनको प्रायोरिटी देगा। तो इसका आउटपुट आएगा अब 30। ठीक है, 10 और अच्छा यहाँ पे भी वैल्यू मैंने चेंज नहीं की थी। ठीक है, 10 20, 10 और प्लस 20 आया 30। तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हो उसको, तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आप आर्गुमेंट यहाँ पर देते हो उसकी उसी को वो उठा लेता है। मुझे बताओ बात समझ में आई या नहीं? ये है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। जी हनीफ साथ, सर कोई सवाल यहाँ तक?
ये आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बचाता है। अभी देखा ना आपने नेन आ रहा था, तो उस चीज को रोकने के लिए मैंने क्या किया, इसको 0 0 वैल्यू दे दी कि अगर यूजर ना दे तो 0 0 का सम होके 0 बता दे। ठीक है, तो आज के टॉपिक हो गए हमारे पूरे। अब आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। मैंने आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट दिए थे, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने चैट जीपीटी का सहारा लिया हुआ था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मेथड्स यूज हुए थे जैसे कि रिप्लेस हो गया। रिप्लेस के अंदर एक रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज हुआ है, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा ही नहीं है। फिल्टर मेथड का भी यूज हुआ है। चलो, आपने कोशिश तो की। अब मैंने मॉडल वाला भी आपको प्रोजेक्ट दिया था। ठीक है, इसमें करना क्या था कि भाई जैसे इस पे क्लिक करूं तो ये मॉडल मेरे पास खुल जाए, उस पे क्लिक करूं चले जाए। तो इस पे तो काफी अप्रोचेस होती है बनाने की, जैसे कि हनीफ आपने यूज की हुई थी कि भाई विजिबिलिटी अगर शो हिडन हो तो उसको विजिबिलिटी को विजिबल कर दो। ठीक है, ऐसे ही आपने अप्रोच यूज की हुई थी। मैंने बोला था कि भाई आपको आप उससे भी ट्राई करो, क्लास लिस्ट से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। ठीक है, मैंने इसके अंदर टेलविन सीएसएस का यूज किया हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। देखो इतना सा कोड है बस। ये ऊपर मैंने इनको सेलेक्ट किया एलिमेंट्स को, टोटल 6 लाइनों का कोड है बस। ये नीचे ऊपर तो कमेंट है, ये देखो। और यहाँ पर देखो मैंने क्या किया हुआ है, मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। मैं सिर्फ इस टॉगल के थ्रू इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूं कि अगर हिडन उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो उसको हटा दो। अगर नहीं है तो हिडन को ऐड कर दो। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इंस्पेक्ट पे जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नोट करना। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखना होता क्या है। ठीक है, अब इसको मैं बंद करता हूँ। ये देख रहे हो हिडन आ रहा है यहाँ पर। अभी हिडन है तो इसके अंदर अभी जैसे ओपन मॉडल पे क्लिक करूंगा ना, ये हिडन हट जाएगा। तो क्लास लिस्ट ऐसे काम करती है, प्रॉपर्टी जो है टॉगल वाली। क्लिक किया, ये देखो हिडन चला गया। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो दोबारा हिडन आ जाएगा। ये देखो हिडन आ गया। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन ऐसे काम हो रहा है। मैंने दोनों इवेंट लिस्टर्स में यही सेम मेथड को पास किया हुआ है, टॉगल मॉडल को। अगर हिडन की प्रॉपर्टी क्लास उसमें ऐड है तो उसको रिमूव करो, अगर नहीं है तो उस क्लास को ऐड कर दो। ठीक है, ये टेलविन सीएसएस की क्लास है हिडन, जिसका मतलब होता है डिस्प्ले इज इक्वल टू नन बिहाइंड द सीन। टेलविन अभी तक आपने पढ़ी नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टेलविन सीएसएस। ठीक है, तो ये भी ट्राई कीजिएगा। आप अपनी क्लास बना लें हिडन के नाम से, फिर इसको अप्लाई कीजिए उस पर। तो आपका कोड काफी शॉर्ट हो जाएगा। जितना कोड आपका छोटा होगा उतना ही वो अच्छा होता है इसके लिए। और उसके अलावा काउंटर वाला था मेरे ख्याल से। काउंटर वाला प्रोजेक्ट शायद मुझसे डिलीट हो गया, काउंट वर्ड वाला, वरना मैं अब आपको वो दिखा दिखा देता कि वो मैंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। वो भी बड़े सिंपल तरीके से मैंने किया था। आप लोगों ने तो रेगुलर एक्सप्रेशन पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें यूज की हुई है, वो भी बड़ा सिंपल था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस लेक्चर? आज थोड़ी तबीयत डाउन थी मेरी, इस वजह से कोई कमी पेशी रहेगी हो तो माजरत। अनीफ आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कहा वो जो काउंटर वाला था वो बड़ी मुश्किल से बना था। हाँ, मैंने देखा था आपने शायद चैट जीपीटी की भी हेल्प ली हुई थी। जी जी सर, वो लास्ट में तंग आके बैठ गया। वो लॉजिकल प्रोग्राम था, मतलब उसमें आपको अपना माइंड यूज करना था कि ये चीज होगी कैसे। इसमें आप इसको दोबारा खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जी आपका उससे लॉजिक इंप्रूव होगा। ये प्रोग्राम्स बनवाने का मकसद ये है कि आपका लॉजिक इंप्रूव हो, कि आपकी थिंकिंग बने कि प्रोजेक्ट बनेगा तो बनेगा कैसे। फिर आपको चैट जीपीटी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने माइंड से ही प्रोग्राम को बना लोगे।
जी सर। और कोई सवाल? चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।